पहला सवाल देखो, पहला बन गया। पहला में सूत्र नहीं, पहला में कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ लो। हमेशा याद रखिएगा, दो बातें याद रखिएगा, दो बातें। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और उनकी भुजाओं की लंबाई में लिखता हूँ बी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने बी, सी के सामने वाली सी। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में आप किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे, कोई भी दो भुजा जोड़ दो, उनकी लंबाई का जो योग रहेगा वो तीसरी बची हुई भुजा से सदैव बड़ा होगा। सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ा होगा। और उन्हीं दोनों के, मतलब ये दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। या यूं कहिए, या यूं कहिए कि तीसरी बची हुई भुजा जो है वो दोनों के योग से छोटी होगी। दोनों बातें बोल सकते हो कि जैसे ए और बी को जोड़ेंगे तो तीसरा जो बच गया, उन अब दोनों का टोटल हो रहा है भाई, अन्य दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल हो रहा है। तो ये कौन बड़ा होगा? आप खुद बताओ, यही बड़ा होगा ना। ये क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आए कि नहीं? तो क्या सीखने को मिला कि कोई भी भुजा, आप इसी कई बातों, कई प्रकार से इसको बोल सकते हो कि कोई भी त्रिभुज की कोई एक भुजा बची हुई दोनों के योग से छोटी होती है और उन्हीं दोनों के अंतर से ये बड़ी भी होती है। अर्थात उसी चीज को एक बार और अच्छे समझ लो। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज की कोई भी भुजा, कोई भी भुजा अन्य दोनों भुजाओं, जो दो भुजाएं बच गई, उनके अंतर से सदैव बड़ी होती है और योग से सदैव छोटी होती है। ठीक है, कोई भी भुजा, कोई भी मतलब कोई भी, यही बात आप, अगर मान लो मैं बीच में बी लिखना चाहूँ तो इधर एसी एसी आ जाएगा। मान लो मैं बी को बोलूँ सर बी भी तो कोई भुजा है, तो जरूर ये कोई भी भुजा अन्य दो बची भुजाओं के योग से छोटी होगी और उनके अंतर से क्या होगी? बड़ी होगी। अगर मैं इसी में ए लिखना चाहूँ तो ये भी बी प्लस सी से क्या होगा? छोटा होगा, और बी माइनस सी से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना। फिर इसमें देख लेना, जो बड़े में से छोटे को ही घटाना है, जो भी रहेगा। मतलब कि क्लियर है कि नहीं? बताओ, कोई डाउट है क्या? है? ए आएगा? हाँ ए आएगा। तो कौन ए, कौन बोल रहा था? अच्छा आप ए बोल रहे थे क्या? हाँ तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे, तीसरी भुजा की लंबाई कितना दिया? ए दिया है। तो सूत्र क्या कहता है कि जरूर वो तीसरी भुजा दोनों के योग से छोटी और दोनों के अंतर से बड़ी है। तो 10 4 14 और 10 में 4 गए 6। समझ में आया कि नहीं? बताओ आगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़े, चलिए। अब इसको बताइए, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। दो त्रिभुजों की, सॉरी, त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी हुई है 3 और 6। तीसरी भुजा के बारे में आपको क्या कहना है? तीसरी भुजा, मान लो तीसरी भुजा सी है, तो जरूर सी इन दोनों के योग से छोटी होगी, अर्थात 9 से छोटी होगी, और इन दोनों के अंतर से बड़ी होगी, अर्थात 6 और 3 का अंतर 3। ठीक है, अब बताओ सी के पास क्या, सी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से बड़ी और 9 से छोटी? अब बताओ। तो बोलोगे बहुत सारी संख्या है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? भुजाएं किस रूप में है? धन पूर्णांक के रूप में। ऐसे तो 3 और 9 के बीच में ना अनंत वास्तविक संख्या है। 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे करके दशमलव दशमलव गिनोगे अनंत संख्या है, लेकिन अपने को केवल किनकी गिनती करनी है? पूर्णांकों की। अब आप खुद बताओ सी के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? ऐसे कौन कौन से पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, जो 3 से बड़े हैं किंतु 9 से छोटे हैं? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितने लोग हुए? 4, 5, 6, 7, 8। 5 जन हुए ना ऐसे। आपका आंसर आएगा 5। मतलब बोल रहा है कि ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो देखो भाई, देखो दो भुजाओं की माप दी हुई है 3 और 9। तीसरी भुजा के बारे में आप क्या जानते हो? कि वो दोनों के योग से छोटा हो और दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा क्या क्या हो सकती है? तीसरी भुजा 4 हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? 4 भी तो 9 से छोटा और 3 से बड़ा है ना। तीसरी भुजा 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो इसलिए जितनी सी के जितने ऑप्शन होंगे उतने आप त्रिभुज बना सकते हो। तो कितने स्पेशल त्रिभुज बन सकते हैं? 5 तो बन सकते हैं।
तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा कैसे बनेगा? आधारों का अनुपात दिया है, देखो देखो देखो, आधारों का अनुपात मतलब B1/B2। पहले सिस्टमेटिक बनाते हैं। आधार मतलब बेस, तो दोनों के आधारों का अनुपात है 4:5। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है Δ1/Δ2, लिखता हूँ मैं, कितना है ये? 8/15। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। चलो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? हाफ बेस हाइट। 1 1 लिखा हूँ, पहला त्रिभुज इसलिए 1 1 लिखा हूँ, बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? हाफ B2H2। और ये Δ1 का मान, ये Δ2 का मान, और बटे बराबर 8/15। हाफ हाफ कटेगा, B1/B2 का मान 4/5 होगा। 4/5 यहाँ लिखोगे, उधर जाकर के वो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 8/15 उधर पहले से है, इधर बटेगा, इधर बचेगा आपके पास H1/H2। 5 एकम 5 त्रिक, 4 एकम 4 दूनी, तो 2/3 आ गया। ऊंचाइयों का अनुपात 2:3। नहीं समझ में आया क्या? आगे आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि भाई क्षेत्रफलों में अगर अपन ऊंचाइयों को, सॉरी आधारों को डिवाइड करेंगे तो ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा, तो उससे डिवाइड भी कर सकते हो। 8 में 4 का डिवाइड, 15 में 5 का डिवाइड, तो 2/3 आपके पास आ जाएगा। आप एक और मस्त वाली बात याद रखो, देखो ध्यान से, अगर आपको भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात, त्रिभुज के परिमापों या भुजाओं या अर्ध परिमापों का अनुपात अगर दिया हो, मान लो आपके पास वो अनुपात है A/B। अगर आपको सवाल में दिया हो कि दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात A/B है, ठीक है। अब भुजाओं का अनुपात A/B है मतलब कि जैसे मान लो, अब भाई अगर दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, मान लो अनुपात अलग अलग है, तो जैसे इस मतलब उस रूप में दिया हो सकता है आपको, जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन दोनों की भुजा अलग अलग हो सकती है। भुजाओं का अनुपात दिया हो या परिमापों का अनुपात दिया हो और आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो, अब कुछ मत करना, वर्ग बस कर देना। अब ऐसा बोलोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट। या बोलोगे अगर समबाहु का लेंगे तो √3/4a², मतलब कुछ भी करो, क्षेत्रफल में लंबाई का वर्ग आता है। जैसे बेस और हाइट, दो ठोक लंबाई एक साथ आ गया, बेस भी लंबाई होती है, हाइट भी लंबाई होती है। क्षेत्रफल 2D है, क्षेत्रफल क्या है? 2D। 2D क्यों बोलते हैं इसको? आप कोई भी क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, ठीक है। बोलोगे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। आखिर दो ठोक लंबाई, आखिर चौड़ाई भी लंबाई होता है, बस चौड़ाई इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो छोटा लंबाई होता है। जैसे टेबल का बोलूंगा तो इधर ज्यादा लंबाई है, चौड़ा। आखिर नापोगे तो इसको भी स्केल से और इसको भी नापोगे तो फीट या सेंटीमीटर से ही नापोगे ना। तो जहाँ दो ठोक लंबाई आती है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। चाहे भुजा का वर्ग बोलो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बोलो तो दो ठोक लंबाई आ गया। लेकिन अगर परिमाप बोलोगे तो क्या होगा? परिमाप में लंबाई एक बार आता है, कैसे? आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग, वर्ग का परिमाप बताओ 4a। लंबाई कितने बार आया? वर्ग आया क्या यहाँ पे? देखो परिमाप में कभी भी भुजा में वर्ग नहीं आता, दो ठोक नहीं आता। देखो यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब जैसे मान लो मैं मीटर मीटर से नाप रहा हूँ तो मीटर स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, क्षेत्रफल का हमेशा जो इकाई लिखोगे तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, और जब से आप भुजाओं की लंबाई लिखोगे या परिमाप लिखोगे या इस टाइप से लिखोगे ना, तो कभी भी हाँ इकाई बस आता है, उसमें इकाई में वर्ग नहीं लगता है। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको भुजाओं का अनुपात दिया होगा, भुजाओं के अनुपात को सिर्फ आप लंबाई में नापोगे, मीटर स्क्वायर में थोड़ी नापोगे भुजा को, कितना मीटर है कितना सेंटीमीटर बोलोगे ना भाई। परिमाप भी ऐसे नापोगे, तो अगर भुजा या परिमापों का अनुपात दिया होगा और क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कुछ है, क्षेत्रफल मतलब वर्ग लगेगा तो वर्ग लगा देना। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात लगाना हो तो वर्ग मूल कर देना। इतना ही बस सीखना, यही मैं आपको बताना चाहता था। मत हाँ मतलब अगर मान लो अगर इतना दिया हो तो उसका वर्गमूल वर्गमूल कर लेना है बस। A² अपॉन B,
ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर दिया तो ए अनुपात बी हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल खुद ए अनुपात बी दिया है तो भुजाओं का अनुपात रूट ए रूट बी हो जाएगा। जो भी दिया रहेगा क्षेत्रफल में उसका रूट रूट कर लेना है अपने। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल दो त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:2 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। अगर मान लो पूछता है उनसे भुजाओं का अनुपात, तो आप क्षेत्रफल से भुजा में आ रहे हैं, 2D से 1D में आ रहे हैं। 2D 1D समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल को 2D क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि क्षेत्रफल को आप किससे नापते हैं? इकाई का वर्ग से नापते हैं। इकाई मतलब मीटर हो, सेंटीमीटर हो, फीट हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, उसके वर्ग से नापते हैं। बोलते हैं ना वो प्लाट कतेक स्क्वायर फीट है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं वो प्लाट कितना फीट है, थोड़ी बोलते हैं कितना स्क्वायर फीट है बोलते हैं, क्योंकि प्लाट में क्षेत्रफल होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। तो क्षेत्रफल में दो चीज होती है, हमेशा हमेशा दो चीज होती है, इसलिए उसको स्क्वायर फीट, स्क्वायर से नापा जाता है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में दिया है, और आप किस में आ रहे हैं? स्क्वायर से किस में उतर रहे हैं? भुजा में उतर रहे हैं। 2D से किस में उतर रहे हैं? 1D में उतर रहे हैं। तो वर्गमूल करना पड़ेगा ये। तो कितना हो जाएगा बताओ? भुजाओं का अनुपात √5, इसमें रूट रूट करना है। तो क्षेत्रफल से जब आप भुजाओं में उतरो या क्षेत्रफल से परिमाप में उतरो, परिमाप में भी बोलते हैं ना, एक घेरा की लंबाई कतका है, तो घेरा की लंबाई को क्या स्क्वायर फीट में नापोगे? नहीं, घेरा की लंबाई बोलते हैं 40 फीट है, 20 ऐसे है, 20 ऐसे है, तो आप लंबाई में नाप रहे हो, उसमें स्क्वायर नहीं लगा रहे हो। हाँ, अगर उस पूरे क्षेत्रफल नापना हो तब आप बोलोगे स्क्वायर फीट, क्योंकि आप उसमें दो विमाओं का गुणा करते हो। दो विमाओं का गुणा करने से वो उसका स्क्वायर बन जाता है। और जब बोलूंगा परिमाप कितना है तो बोलोगे यार चारों को जोड़ लो, तो चारों को जोड़ोगे बस ना, उससे वो एक विमा में ही रहेगा। जैसे मान लो ये 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, कितना परिमाप हुआ? 40 मीटर हुआ। 40 मीटर, मीटर का स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी का क्षेत्रफल बोलूंगा तो क्या बोलोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा हो गया, दो विमाएं गुणा हो गई। अब वो 10 का वर्ग 100 होगा और वो मीटर स्क्वायर में नापा जाएगा। बात समझ आ रहे ना? तो जब दो विमाएं गुणा होती हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो ये क्षेत्रफल दिया है, मतलब इसमें दो विमाएं हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब कहाँ उतर रहे हो आप? भुजा में, तो वर्गमूल करके उतरोगे। तो सुनो ध्यान से, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजाओं का अनुपात पूछे, चाहे आपको पूछे परिमापों का अनुपात पूछे, तब भी आपका यही होगा ना। और अगर आपको भुजाओं या परिमाप का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो आपको वर्ग करना है। अभी 2D से 1D में उतर रहे हैं तो वर्गमूल करेंगे, और 1D से 2D में पहुंचते हैं तो वर्ग कर करके पहुंचते हैं। अगर मान लो भुजाओं का अनुपात आपको 2:3 दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, ये भुजाओं का अनुपात 1D से कहाँ आ रहे हैं? 2D में, 4:9 हो जाएगा। वर्ग करना है आपको। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ जो है ना आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा समझना है, क्योंकि आपको काम आएगा ये सब। ठीक, इज इट क्लियर? कंफर्म? अच्छे से समझ में आया ना? बढ़िया।